जनरेशन टेक्निक्स पढ़ लेने के बाद अब हमें पढ़नी है डीमॉड्यूलेशन टेक्निक। तो यहां पर डीमॉड्यूलेशन टेक्निक जो होती है उसमें आपको कोहेरेंट डिटेक्शन या सिंक्रोनस डिटेक्शन ही पढ़ना होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने जब आपको एएम डीमॉड्यूलेशन पढ़ाया था तो वहां भी मैंने आपको सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्शन पढ़ाया था। वहां पर मैंने आपको बोला भी था कि सिंक्रोनस या कोहेरेंट डिटेक्शन आप ओवर मॉड्यूलेटेड वेव फॉर्म के लिए यूज करते हैं। और जैसा हमने डीएसबीएससी सिग्नल में पढ़ा हुआ है, हमने आज भी पढ़ा कि डीएसबीएससी सिग्नल जो होती है वो जनरली क्या होती है, ओवर मॉड्यूलेटेड। तो इसलिए सिंक्रोनस डिटेक्शन या कोहेरेंट डिटेक्शन का ही हम यहां पर यूज करते हैं। तो बेसिकली डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबीएससी, और जो मेथड होगा हमारा वो होगा आपका स्टार्ट। जो मेथड होगा हमारा वो होगा आपका कोहेरेंट डिटेक्शन। तो यहां पर जो मेथड है हमारा उसको हम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू एनालाइज करेंगे। ऑलरेडी हम सीख चुके हैं इस मेथड को, कोई चेंजेस नहीं है। जैसा आपने एएम में ब्लॉक डायग्राम बनाया था एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट आपको यहां पर करना है, तो कुछ नया नहीं होगा यहां पर आपके लिए। तो ब्लॉक डायग्राम जो हमारा होगा उसमें आपका मल्टीप्लायर या प्रोडक्ट डीमॉड्यूलेटर लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो प्रोडक्ट डीमॉड्यूलेटर, देखिए ये जो प्रोडक्ट आप लिखते हैं ना, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर वर्ड जो है वो सिर्फ ट्रांसमीटर और रिसीवर को शो करने के लिए यूज हो रहा है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। प्रोडक्ट मीन्स प्रोडक्ट ही है आपका, मीन्स जो दो सिग्नल आप अप्लाई करेंगे उनको आप प्रोडक्ट कर दीजिए। आप सिंपली अगर चाहें तो मल्टीप्लायर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अभी अभी हमने बैलेंस मॉड्यूलेटर भी पढ़ा है, तो आप चाहते तो बैलेंस डीमॉड्यूलेटर भी लिख सकते थे, क्योंकि हमने पढ़ा वहां पर कि बैलेंस जो मॉड्यूलेटर होता है उसका काम क्या होता है, दो सिग्नल को टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करना। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। तो यहां पर दो सिग्नल आपके क्या क्या होते हैं, एक सिग्नल तो आपका इनकमिंग डीएसबीएससी सिग्नल होगा जिसे आप एसटी से शो करते हैं। मैंने यहां पर हर एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को एसटी से ही शो किया हुआ है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जब भी आप सिंक्रोनस डिटेक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको सेम कैरियर यूज करना होता है जो आपने ट्रांसमीटर साइड यूज किया था फॉर द जनरेशन ऑफ डीएसबीएससी, ठीक है। तभी तो इसका नाम होता है सिंक्रोनस, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कैरियर शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। तो जो थ्योरी मैंने आपको वहां बताई थी एएम के केस में एग्जैक्टली सेम है आपकी, कोई चेंजेस नहीं है। तो यहां सिर्फ हम ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे। तो इसके बाद आप पास करते हैं इससे लो पास फिल्टर से। लो पास फिल्टर की रेंज भी हमें पता है 0 to FM। अब हमने बहुत बार कर लिया है ये डीमॉड्यूलेशन टेक्निक, एंड इसके बाद आपको मिल जाता है आउटपुट, ठीक है। तो इसके आउटपुट को मैं ले लेता हूं प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर के S1T, और फाइनल आउटपुट को आउटपुट ही हम शो कर देंगे। अब आप देखिए जो S1T है आपका वो क्या हो जाएगा, AC cos ओमेगा CT कैरियर, और ST क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड डीएसबीएससी सिग्नल, तो ACMT cos ओमेगा CT, क्लियर। तो यहां पर जो S1T हो जाएगा आपका AC स्क्वायर MT cos स्क्वायर ओमेगा CT, क्लियर अच्छे से। तो यहां पर अब अगर आप देखेंगे तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको यूज करना होगा। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपका क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। तो हमने फॉर्मूला ये बहुत बार देख लिया है। तो cos स्क्वायर ओमेगा CT का क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2 ओमेगा CT डिवाइडेड बाय 2। अब अगेन आपको आउटपुट में मैसेज सिग्नल ही रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। रिसीवर का आउटपुट क्या होना चाहिए, मैसेज सिग्नल। इसलिए आपने लो पास फिल्टर की रेंज क्या ली थी 0 to FM, मतलब FM क्या है आपका मैसेज सिग्नल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आपको पता ही है, आपने इतनी बार देखा है इस चीज को कि MT इंटू cos 2 ओमेगा CT वाले टर्म में 2FC वाला टर्म आ जाएगा, और 2FC इज मच मच ग्रेटर देन FM। तो ये वाला टर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका आउटपुट हो जाएगा आफ्टर लो पास फिल्टर AC स्क्वायर बाई 2 इंटू MT। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली सेम प्रोसेस था, एग्जैक्टली सेम जैसा आपने पढ़ा था AM में।
बस एएम में जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन था वो डिफरेंट था, बट प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है और आपको आउटपुट में एम्प्टी मिल गया जो रिक्वायर्ड था। लेकिन जैसा हमने एएम में भी पढ़ा था, एक क्वाड्रेचर नल इफेक्ट यहां पर भी होता है, सेम टू सेम यहां पर भी कॉपी पेस्ट ही होगा, लेकिन बिल्कुल आपको एनालाइज करके देखना होगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। तो क्वाड्रेचर नल इफेक्ट आपका डीएसबी एफसी जो हमने एएम में पढ़ा था और डीएसबी एससी में भी होता है आपका। तो आप देखिए, तो मैं यहां पर एक केस लूंगा फिर से सेम टू सेम, और वो केस क्या था, जब आपका रिसीवर कैरियर आप गलती से AC cos ओमेगा CT प्लस थीटा ले लेते हैं। ट्रांसमीटर कैरियर तो हमने AC cos ओमेगा CT यूज किया था, तभी तो स्टैंडर्ड सिग्नल हमने ये लिखा AC MT cos ओमेगा CT। लेकिन रिसीवर कैरियर बाय मिस्टेकन हमने क्या ले लिया, AC cos ओमेगा CT प्लस थीटा। जैसे मैंने आपको बताया भी था AM में भी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर एक जगह पे नहीं होते। अगर मान लीजिए ट्रांसमीटर मान लीजिए दिल्ली में है तो हो सकता है रिसीवर यूएस में हो, तो इतनी दूरी होती है कि आपको एग्जैक्ट सिंक्रोनाइजेशन बैठा पाना दोनों में, दोनों कैरियर्स में बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, तो गलती हो सकती है। तो मान लीजिए अगर गलती से आपने AC cos ओमेगा CT प्लस थीटा ले लिया, तब क्या होगा, तब प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी, वो होगी क्वाड्रेचर नल इफेक्ट जो हमने AM में भी डिस्कस किया था। तो इस प्रॉब्लम को हम दोबारा डिस्कस कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डीएसबी एससी। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर ब्लॉक डायग्राम वापस से हम बना लेते हैं। प्रोडक्ट डीमॉड्यूलेटर, एसटी दैट मीन्स डीएसबी एससी, और कैरियर, कैरियर में जो गलती हुई है हमसे AC cos ओमेगा CT प्लस थीटा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया। इसका आउटपुट हो गया S1T, और अगेन आप लो पास फिल्टर से पास करेंगे जिसकी रेंज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट तो आप मैसेज सिग्नल ही चाहते हैं ना, एम्प्टी ही चाहते हैं। तो अब देखिए वापस से S1T आपका क्या हो जाएगा, AC cos ओमेगा CT प्लस थीटा, ये हो गया कैरियर, और इसके बाद DSB-SC सिग्नल जो होता है ACMT cos ओमेगा CT। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर MT cos ओमेगा CT प्लस थीटा इंटू cos ओमेगा CT। तो आप देख सकते हैं यहां पर cos A cos B का फॉर्मूला लग जाएगा। ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए फॉर्मूला। cos A cos B हमारा क्या होता है, हाफ cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, तो यहां पर जो आपका S1T है वो कितना हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर बाई 2 MT। तो यहां पर AC स्क्वायर बाय 2 MT तो हमने लिख दिया। अब ब्रैकेट में आपको क्या लिखना होगा, डिवाइड बाय 2 आपने बाहर लिख लिया, ब्रैकेट में लिखना होगा cos A प्लस B। तो A क्या है, ओमेगा CT प्लस थीटा, B क्या है, ओमेगा CT। तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 ओमेगा CT प्लस थीटा, और प्लस क्या लिखना होगा, cos A माइनस B। तो ओमेगा CT प्लस थीटा माइनस ओमेगा CT, तो ओमेगा CT कैंसल, तो कितना बचेगा, cos थीटा। तो यहां पर जब आप इसे लो पास फिल्टर से पास कराएंगे तो आपको अगेन पता है थीटा कोई कांस्टेंट है ना, ध्यान रखिएगा। हो सकता है 10 डिग्री हो सकता है 5 डिग्री हो, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो थीटा फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी आपकी 2 ओमेगा सी होगी और एमटी की फ्रीक्वेंसी एफएम ही होगी। तो जब आप AC स्क्वायर बाई 2 MT इंटू कॉस 2 ओमेगा CT प्लस थीटा करेंगे तो 2FC आ जाएगा आपका। तो ये टर्म तो फिर से आपका पास नहीं होने वाला। लेकिन जब आप AC स्क्वायर बाई 2 MT इंटू कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा जब थीटा कांस्टेंट है, मान लीजिए थीटा 30 डिग्री है, तो कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2, तो वो भी तो कांस्टेंट ही होगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, AC स्क्वायर बाई 2 MT कॉस थीटा, मतलब ये टर्म आपका पास हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम क्या होगी, एफएम ही होगी, दैट मीन्स एमटी की फ्रीक्वेंसी ही होगी। तो यहां पर जो आपने आउटपुट अब लिखा है, तो जैसा हमने एएम में डिस्कस किया था, प्रॉब्लम क्या है कि जो कॉस थीटा होता है वो डिक्रीज होता है एस थीटा इंक्रीजेस।
cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2, cos 90 0। लगातार अगर आप थीटा बढ़ाएंगे तो cos थीटा क्या होगा, डिक्रीज। तो यहां पर थीटा अगर इंक्रीज होता है तो cos थीटा डिक्रीज होता है। तो एक्चुअल में थीटा में जितनी बड़ी गलती आप करेंगे, ठीक है ना, अगर आपने थीटा 10 डिग्री लिया तो आपको कुछ आउटपुट डिक्रीज मिलेगा, थीटा अगर आप 20 डिग्री लेंगे तो और डिक्रीज मिलेगा। तो जितनी बड़ी गलती आप थीटा में करेंगे उतना ज्यादा आपका आउटपुट डिक्रीज होता जाएगा। और आउटपुट में मिलने क्या वाला है आपको, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। तो सोचिए थीटा का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा ट्रांसमीटर और रिसीवर कैरियर में, उतना ज्यादा आपका जो इंफॉर्मेशन या मैसेज सिग्नल है वो रिसीवर के आउटपुट में आपको कम मिलेगा, ठीक है। और गलती से अगर आपने थीटा को 90 डिग्री ले लिया तो cos 90 क्या होता है, 0। तो यहां से आपका पूरा का पूरा आउटपुट ही क्या हो जाएगा, 0। और यही इफेक्ट आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट है आपके लिए, क्योंकि अगर आपने थीटा को 90 डिग्री लिया तो आउटपुट 0 हुआ। आउटपुट 0 का मतलब मैंने आपको वहां भी समझाया था कि आप ट्रांसमीटर के साइड किसी इंफॉर्मेशन सिग्नल को सेंड करने के लिए पहले मॉड्यूलेशन करते हो, फिर बहुत सारा कॉस्ट लगाकर, बहुत सारी बैंडविड्थ और बहुत सारा पावर लगाकर आप सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो, रिसीवर के साइड में उसे रिसीव करते हो, फिर डी मॉड्यूलेशन के लिए बहुत सारा कॉस्ट लगाते हो, उसके बाद फाइनली जो आउटपुट आपको मिलता है वो 0 मिल जाता है। तो सोचिए इतना सारा काम करने के बाद, इतना सारा टाइम, इतना सारा कॉस्ट लगाने के बाद फाइनल आउटपुट 0 मिला। तो एक्चुअल में ये बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो सकती है आपके लिए, ठीक है। तो इस इफेक्ट से हमें हमेशा बचना होता है। तो ये इफेक्ट बचने के लिए जो तरीका होता है वो क्या होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर जो है वो प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड हो, जिसके लिए बहुत ज्यादा कॉस्टली आपके लिए क्या आते हैं, जो डिवाइसेस आते हैं जो कि सिंक्रोनाइजेशन स्टैब्लिश करते हैं, जैसा मैंने आपको एएम के टाइम में ही बोला था। इसलिए जो मेथड है वो बहुत ज्यादा प्रिफरेबल नहीं होता है, कोहेरेंट डिटेक्शन या सिंक्रोनस डिटेक्शन। इसलिए मैंने आपको एएम में भी बताया था कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स जनरली लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, लेकिन डीएसबीएससी में आपको यही मेथड यूज करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर एमए ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सेम थ्योरी है जैसा हमने एएम में स्टडी किया था, और सेम आपका इफेक्ट है क्वाड्रेचर नल इफेक्ट। सो आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबीएससी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सो आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आई होप आपने ये थर्ड लर्निंग आउटकम, दैट इज कोहेरेंट डिटेक्टर फॉर डीमॉड्यूलेशन ऑफ डीएसबीएससी सिग्नल, अचीव कर लिया होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।